आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर विगत 4 सत्रों से चलाए जा रहे भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाली तमाम तकनीकी ज्ञान अनुष्ठानों की श्रृंखला में प्रत्येक पूर्णवासी और प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आज हमारी 9वीं श्रृंखला भारतीय शब्द यात्रा पर, और आज जो शब्द है स्फोटवाद, उसका आज दूसरे भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारी ज्ञान चेतना को जगाने के लिए, विकसित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आभासी पटल पर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय। मैं महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। इसी क्रम में लगातार जिनके ऊर्जा स्रोत से, जिनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग इन तमाम तकनीकी कार्यशालाओं का, ज्ञान अनुष्ठानों का आयोजित कर रहे हैं, हम सभी के लिए आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर भी जुड़े हैं। सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम की संचालिका सुश्री रूपा कुमारी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। महोदय, आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों और विदेश से जितने हमारे आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं समय अधिक नहीं लूंगा और हम लोगों के लिए एक फक्र की बात है कि आचार्य जी विगत कई महीनों से लगातार विभिन्न विषयों पर महीने में 2 बार हमसे आभासी पटल से जुड़ते हैं और लगातार विभिन्न विषयों पर भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हमारा ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। चूंकि वर्तमान परिवेश ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने राष्ट्र को 2047 तक, जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस समय तक हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे। और विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के लिए हम सभी भारतीयों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अभिभूत करने के लिए, उसको आत्मसात कराने के लिए हमें अपनी पुरानी परंपरा को एक बार परंपरा के पन्नों को पलट कर देखना जरूरी है। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारे वेदों में, पुराणों में, वेदांगों में वर्णित है, उसकी जानकारी प्राप्त करना आधुनिकता के दौर में बहुत जरूरी है। एक तरफ जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा न हो जाए कि हम अपनी पुरानी जो महान जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो ज्ञान परंपरा थी, उससे कहीं अछूता न रह जाए। तो उसी ज्ञान को इस आभासी पटल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए आदरणीय श्री जयशंकर बाबू सर और आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय, जो विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष हैं, और आज की जो हमारी यह आभासी संगोष्ठी होती है, वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी के हिंदी विभाग एवं विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग आयोजित करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग करतल ध्वनि से सर का अभिनंदन करें, आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय को। चूंकि विगत कुछ ही दिन पहले सर को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर, उसके द्वारा साहित्य वाचस्पति सम्मान से सर को सम्मानित किया गया है। मैं इस पटल की तरफ से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी और सभी के प्रति। और मैं चंद लाइनें, चूंकि लगातार सर के माध्यम से मार्गदर्शन में हम लोग इस आभासी श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं, तो मैं चंद लाइनें सर को निरूपित भी करना चाहूंगा। अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटते आप, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशते आप। अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटते आप, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशते आप। अध्येताओं की प्रक्रिया को देख हर दृष्टि को समझाते आप। संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटते आप। अंधकार में दीप जलाकर अज्ञानता की खाई पाटते आप। और लगातार आप इस पटल के माध्यम से उस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगा आज की संचालिका सुश्री रूपा महोदया से कि आप इस कार्यक्रम की संचालन करें। हार्दिक स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम एवं शुभ संध्या। ज्ञान और शब्द की इस पावन यात्रा में उपस्थित सभी मनीषियों, शोधार्थियों और जिज्ञासु श्रोताओं का मैं इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ।
अतिथियों का स्वागत है शब्दों के इस मेले में, ज्ञान की गंगा बहेगी भावों के रेले में। नमन है उन चरणों को जो विद्या के साधक है, सादर प्रणाम उनको जो सत्य के आराधक है, जो सत्य के आराधक है। साथ ही में इस वैचारिक अनुष्ठान के कुशल मार्गदर्शक और संयोजक पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्री जयशंकर बाबूजी एवं सह संयोजक श्री उमेश कुमार प्रजापति अलख जी की उपस्थिति हमारे उत्साह को द्विगुणित करती है। आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप दोनों के विजन और प्रयासों से ही हम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निरंतर समृद्ध हो पा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह स्फोटवाद भाग 2 है। भारतीय भाषा दर्शन में स्फोट वह दिव्य तत्व है जहाँ शब्द और अर्थ एकाकार हो जाते हैं। पिछले सत्र की सफलता के बाद आज हम इस दार्शनिक यात्रा के दूसरे पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। आज के दौर में जहां हम भाषा प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, स्फोटवाद में यह सिखाता है कि मशीनें केवल डाटा प्रोसेस करती हैं, लेकिन अर्थ का स्फोट केवल चेतना में होता है। आचार्य जी का भाग 2 इसी भाषाई चेतना की कड़ियों को जोड़ेगा। साथ ही स्फोटवाद वह सिद्धांत है जो मानता है कि शब्द नित्य है और अर्थ का प्रकाश एक स्फोट की तरह बुद्धि में होता है। मित्रों, व्याकरणों के अनुसार शब्द केवल ध्वनि नहीं है बल्कि वह ब्रह्म है। वाक्य दीप में आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत। अर्थात वह शब्द तत्व आदि और अंत से रहित अविनाशी ब्रह्म है जो अर्थ के रूप में विवर्तित होकर संपूर्ण जगत की प्रक्रिया को चलाता है। इसके लिए हमारे बीच भारतीय भाषा चिंतन के ऐसे मनीषी उपस्थित हैं जिनके लिए कहा गया है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी, आपका व्यक्तित्व साहित्य और शास्त्र का वह संगम है जहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का अनुभव और साहित्य अकादमी की गरिमा एक साथ परिलक्षित होती है। 45 से अधिक कालजयी कृतियों के प्रणेता और 40 वर्षों के सुदीर्घ अनुभव के धनी आचार्य जी आज हमें स्फोटवाद के उस रहस्य से अवगत कराएंगे जहां शब्द केवल ध्वनि नहीं रहता बल्कि ब्रह्म के रूप में प्रस्फुटित होता है। आचार्य जी, आपका वृहद अनुभव और स्फोटवाद जैसे गूढ़ विषय पर आपकी पकड़ हम सभी श्रोताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी शब्द साधना से आज पुनः यह आभासी पटल आलोकित होगा। आचार्य जी हमें उस वाक्य की गहराई तक ले जाएंगे जहां शब्द केवल सुनाई नहीं देता बल्कि अनुभूत होता है। आचार्य जी के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। शब्द की शक्ति को पहचान दिलाते हैं आप, अर्थ के मर्म तक हम सबको ले जाते हैं आप, स्फोट के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने को ज्ञान का दीप बनकर चले आते हैं आप, ज्ञान का दीप बनकर चले आते हैं आप। सादर अनुरोध है श्रीमान त्रिभुवनाथ शुक्ल जी से, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आए और हमें अपने आशीर्वचनों के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले वालविधुर्गले च गरलम यशोरशीभ्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्रीशंकरः पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम्
वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। मंच पर विराजमान डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, जिनके अथक प्रयत्न से यह शब्द यात्रा निरंतर अपने अभीष्ट की ओर गतिशील हो रही है और हम सब में एक विश्वास उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि उमेश जी ने कहा कि हम जब स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएं, तब तक हम अपने को, अपनी अंतरात्मा को पुनरावलोकन करके पुनः अपनी ज्ञान परंपरा को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करें। उमेश जी जो इसके योजक हैं, योजना में लगे रहते हैं और श्री जयशंकर बाबू के निर्देशानुसार समय सीमा में कार्य कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा था जब उमेश जी बोल रहे थे, उमेश का ही भी तो अर्थ शंकर होता है। उमा नाम ईशा उमेश, और वहां प्रत्यक्ष जयशंकर हैं। तो दो शंकर जहां हो वहां तो कोई काम रुक ही नहीं सकता। शंकर का अर्थ है शमनम करोत इति शंकर, जो शमन करता है। किसका शमन करता है? सारी विघ्न बाधाओं का शमन करता है, सारे उपद्रवों का शमन करता है, अज्ञान का शमन करता है। जो निषेधात्मकता है उसका शमन करता है। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में नामकरण एक संस्कार है। इन दोनों विभूतियों के नामकरण में माता पिता ने बहुत सोच समझ करके रखा। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि यहाँ दो शंकर हैं। सब कुछ अच्छा चलेगा और चल भी रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही रूपा जी, जिन्होंने विषय को और उसकी पृष्ठभूमि को बहुत गहराई से जोड़ा है, समझ करके, पढ़ करके, और पिछले व्याख्यान को ठीक से जोड़ा है। जिस कारिका का वाक्यपदी का इन्होंने उल्लेख किया, वहीं से हम लोग समाप्त किए थे पहला व्याख्यान। मुझे स्मरण है, आप सबको भी स्मरण होगा। और यह वाक्यपदीयम की पहली कारिका है। हम जहां तक अपनी संवाद यात्रा में पहुंचे थे, उसके आगे चलते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवती हम सब की यात्रा को बल प्रदान करेंगी। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ सांद्रा जी, नारायण जी और रीमा जी और बहुत से मित्र जो हमें पटल पर दिखाई पड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, सबको साधुवाद देता हूं कि सब इस हमारी यात्रा के सहयात्री हैं। भर्तृहर ने शब्द को स्फोटात्मक कहा है कि शब्द स्फोटात्मक होता है, इसीलिए इसकी कला जो होती है
वो अव्याहत होती है और अव्याहत होने के कारण यह काल से भी अबाधित रहता है। हमारे दर्शन में कहा गया कि काल से कोई अबाधित नहीं रह पाता, किंतु ये जो स्फोट है यह काल से भी अबाधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैयाकरणों ने इसे महत्व देते हुए कहा है कि शब्द ब्रह्म वह मौलिक तत्व है। मौलिक, मौलिक अर्थ है जो मूल से जुड़ा हुआ हो। वह मौलिक तत्व है जिस तत्व के कारण और जिस तत्व के रूप में समस्त भौतिक सृष्टि है, अर्थात समस्त भौतिक सृष्टि आभासित होती है, प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, क्योंकि यह मौलिक तत्व मूलतः प्रकाश विमर्शमय है। अतः समस्त सृष्टि में द्वैत प्रतीत होता है। वस्तुतः दोनों में अद्वैत ही है। इसीलिए एक को वाच्य और दूसरे को वाचक, या एक को रूप और दूसरे को नाम कहा गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, देखिए रूप नाम आधीना। क्योंकि वाच्य और वाचक और वाक्य और वाच्य हो जाता है, तथा रूप का नाम वह नाम का रूप भी होता है। इसीलिए स्फोटवाद के अनुसार परमार्थतः अद्वैत ही सिद्ध होता है। इसीलिए स्फोटवादियों ने इसे शब्द ब्रह्म की इसे आत्मा कहा है। अर्थात उनके अनुसार ब्रह्म की यह वैसे ही आत्मा है जैसे सामान्य भाषी अर्थ में शब्द की आत्मा अर्थ को माना गया है। इसी स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म से जो सृष्टि होती है, जो सृजन होता है, जो निर्माण होता है, जो रूप संरचना बनती है, उसका क्रम वैयाकरणों ने, व्याकरण की रचना करने वालों ने सामान्यतः इस प्रकार माना है। प्रणव शब्द ब्रह्म, परा, मध्यमा और वैखरी। माने इसको प्रणव शब्द ब्रह्म, परा, मध्यमा और वैखरी। भारतीयन ने परा और शब्द ब्रह्म को एक ही माना है। इसलिए उनके अनुसार जो ये सृष्टि का क्रम है, इसके 3 सोपान हैं। वे 3 सोपान हैं, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परंतु नागेश आदि
जो आचार्य हैं, परवर्ती आचार्यों ने वाक सृष्टि के 4 स्तर माने हैं। और कश्मीरी संयोग ने अपने प्रतिभिज्ञावाद में, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य सोमानंद, आचार्य सोमानंद ने ही सर्वप्रथम भारतीय द्वारा मान्य वाक के जो ऊपर 3 रूप बताए गए हैं उनकी आलोचना की सबसे पहले। जैसे मैंने कहा कि ये प्रतिविज्ञावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने पश्चंती को वाक के परम रूप या स्तर रूप में स्वीकार न कर परावाक को वाक का परम रूप माना है। इन्होंने परावाक को वाक का परम रूप माना है तथा वाक सृष्टि के क्रम के उक्त 4 स्तर हैं, जिसमें बाद के सभी वैयाकरणों ने सिद्धांततः इसे मान लिया है, परंतु इसमें जो आगे पूरा चिंतन हमारा चलता है वह इस विषय को व्याकरणिक ज्ञान की मर्यादा में रख करके उसका जो सूत्रपात करता है, उस सूत्रपात को यदि हम ठीक से उद्गमित, प्रतिभाषित, स्थापित देखना चाहे तो कश्मीरी शैव दर्शन का जो वाक सृष्टि क्रम है उसमें देख सकते हैं। बहुत विस्तार से वहां इसकी चर्चा है। कश्मीरी शैयों के क्रम सिद्धांत ने वाक सृष्टि के 5 रूप माने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समूचा यह जो क्रम सिद्धांत है, इसकी जो हायरार्की है, इसका जो आनुपूर्वी क्रम है, वह क्रम सिद्धांत पंचक के समान है। इसलिए इसमें वाक सृष्टि के 5 सोपानों की चर्चा है। संभवतः इसके अनुसार परा और पश्चंती के बीच में एक सूक्ष्म, परा और पश्चंती के बीच में एक सूक्ष्म वाक और भी है। संक्षेप में कश्मीरी शैव आचार्यों ने वाक सृष्टि क्रम विषयक इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है कि वो जो बीच का तत्व है वही है स्फोट। तो उनके अनुसार, कश्मीरी शैव आचार्यों के अनुसार, परम ब्रह्म या उसी को पति कहते हैं या प्रणव कहते हैं, उससे 2 हुए पशु और पाश। और इसकी चर्चा आप कामायनी में स्पष्टता देख सकते हैं। इस पशु से और आगे जो दूसरा तत्व है पाश, इससे जो
5 तत्व उत्पन्न हुए, मल, माया, मल 1, माया 2, कर्म 3, निरोध शक्ति 4, बिंदु। बिंदु जिसमें परा, चिति, प्रतिभा, आनंद आदि आते हैं। जब मैं इस तत्व को बात करता हूं तो बार बार कामायनी महाकाव्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आनंद सर्ग ही है उसमें। तो यह शब्द स्फोट, वहां शब्द स्फोट बराबर पश्चंती, और पश्चंती बराबर सदाशिव, सदाशिव बराबर अक्षर, अक्षर बराबर बिंदु, जिससे उत्पन्न हुआ मध्यमा और वैखरी। वैखरी सृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण है स्फोट को समझने के लिए। इसलिए मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो वाक क्रम है, मल, माया, कर्म, निरोध शक्ति, बिंदु आदि का, इस क्रम में वाक सृष्टि क्रम मूलतः किसी विशेष या सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति का क्रम नहीं है। पहले तो हमें इसको जान लेना चाहिए। जो हम भौतिक जगत में इस भाषा का प्रयोग करते हैं, यह वह भाषा नहीं है। यह समस्त जो व्याकृत माने अलग अलग किया गया, इसी को व्याकरण कहते हैं ना, व्याक्रियन्ते अनेनिति व्याकरणम। यह समस्त व्याकृत, अभिव्यक्त या दृश्य जगत सृष्टि का जो क्रम है, जिसके अव्याकृत, अनभिव्यक्त, अननुभूत अन्य अनेक सूक्ष्म स्तर हैं। अर्थात जो कुछ दृश्य जगत में विमर्श तत्व की अभिव्यक्ति है, माने दृश्य जगत में जो भी विमर्शित हो चुका है, विमर्श तत्व की अभिव्यक्ति है, विमर्श द्वारा स्पष्ट है, वह सब वैखरी की सृष्टि है। हम जब बोलते हैं तो हमारा जो अभिव्यक्ति है वही वैखरी है, वह सब वैखरी की सृष्टि है, जिसके अंतर्गत तथाकथित वास्तविक भाषाएं भी हैं और उनके तथाकथित वक्ता और बोलियां आदि भी हैं, बोलियां आदि भी हैं, जिससे हम संवाद कर रहे हैं। हम आप बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अभिभाषण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और क्योंकि जो कुछ पूर्ण में है वही उसके पूर्णांश में भी है। ये थोड़ा गहरा एक दर्शन इसके अंदर छिपा हुआ है कि पूर्ण का पूर्णांश भी पूर्ण है। इसको हमें थोड़ा दर्शन की पृष्ठभूमि में जा करके रुक करके सहजना होगा कि पूर्ण का पूर्णांश भी पूर्ण है। अब आप उस उपनिषद के कथन पर जाइए जहां कहा गया है, पूर्णस्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, शून्य में से शून्य निकालेंगे क्या बचेगा?
शून्य। तो यह पूर्ण का पूर्णांश ही है, ये जो सृष्टि है जिसकी अभी चर्चा की गई है। तो जो कुछ पूर्ण में है वही उसके अंश में भी पूर्णतः ही पूरी तरह से है। इसीलिए वाक सृष्टि क्रम में उक्त 5 रूपों को, जिनकी चर्चा अभी की गई, इन 5 रूपों को या स्तरों के, इनके जो स्तर है 5, इन्हें पंचक कहा गया है। और इस पंचक के अनुसार वास्तविक भाषा के स्वरूप एवं उसके व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। और वह स्फोट को जाने बिना संभव नहीं है, क्योंकि वास्तविक भाषाएं भी व्यापक वाक तत्व की अंश या बिंब मात्र है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस तत्व दर्शन के आधार पर स्फोटवाद सृष्टि में व्यापक वाक अथवा उसकी अभिव्यक्ति की व्याख्या करता है, अर्थात जो इस स्फोट के द्वारा व्याख्यायित होता है, उसी के अनुसार वह वास्तविक भाषाओं की अभिव्यक्ति, स्वरूप तथा प्रयोग की भी व्याख्या करता है। उसी के अनुसार वह वास्तविक भाषाओं की अभिव्यक्ति का विश्लेषण करता है। इस तात्विक दृष्टि से जो भाषा दर्शन भारतीय वैयाकरणों द्वारा चर्चित हुआ, हमारे चिंतन में आया और भाषिक अनुप्रयोग में उसका उपयोग हुआ, उसे ही स्फोटवाद का भाषा दर्शन कहा जा सकता है। यह सब क्या है? स्फोटवाद का भाषा दर्शन एक पारिभाषिक शब्द है, स्फोटवाद का भाषा दर्शन। यहां यह विचारणीय है और उल्लेखनीय भी है कि भारतीय वैयाकरणों तथा अन्य भारतीय दार्शनिकों में भी सामान्यतः इस प्रकार के 2 पक्ष या उपसंप्रदाय मिलते हैं, जिनमें एक त्रिक को लेकर चलता है, त्रिक माने 3 तक, एक त्रिक को लेकर करके चलता है और दूसरा पंचक को लेकर के चलता है, जिस पंचक की अभी बात कही गई है। मतलब इस सिद्धांत का विकास एक त्रिक को लेकर चलता है और दूसरा पंचक को। अतः उन्होंने इसको, अतः इन्हें त्रिकवादी कहा गया। कुछ विद्वानों ने भर्तृहरि को द्वैतवादी, अचिंत भेदाभेदवादी आचार्य माना है। ओंकार के 3 चरण, ओंकार के जो 3 चरण है, अर्थात 3 जो वर्ण है, अ उ म उच्च, तो ओंकार के 3 वर्णों द्वारा उच्चरित होने तथा 5 आवृत्तियों में लिखे जाने में भी
3 वर्ण है और 3 वर्णों द्वारा उच्चारित होता है, उसकी जो 5 आवृत्तियां हैं, उन 5 आवृत्तियों में लिखा जाता है ओम। यह भी कदाचित दोनों पंचकों और त्रिकवादी दार्शनिकों का द्वंद्व ही प्रतिबिंबित प्रतीत होता है। यह सब उसी में समाहित, समावेष्टित और अधिगमित है। कहने का तात्पर्य है कि स्फोटवाद की उक्त दोनों प्रकार की व्याख्याएं प्राचीन व्याकरण शास्त्र में हमें स्पष्टतः क्रम से मिलती है, जिसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से 18वीं 19वीं शताब्दी मान सकते हैं, तथा यहां तक 18वीं 19वीं शताब्दी तक यह परंपरा हमें अक्षुण्ण रूप से मिलती है। किंतु संप्रति व्याकरण शास्त्र के साहित्य में दोनों परंपराओं के अनुसार स्फोटवाद की दोहरी व्याख्या ऐसी घुली मिली रहती है कि उन दोनों को पृथक कर सकना इस समय सहज प्रतीत नहीं होता। मतलब शब्द अर्थ की अन्वति के बीच में वह स्फोट तत्व जो है, इसकी त्रिक और पंचक इस प्रकार से व्याख्या की गई है, वह ऐसा अनुस्यूत है कि उसकी व्याख्या इतनी सहज नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि स्फोटवाद के तत्व दर्शन की जैसी भी व्याख्या की जाएगी, उसका भाषा दर्शन भी तदनुसार परिवर्तित होगा। परंतु एक समय स्फोटवाद के जो ऊपर भेदोपभेद बताए गए, उसके समन्वित भाषा दर्शन के विषय में निष्कर्षतः जो कहा जा सकता है वह यह हो सकता है कि स्फोटवाद भाषा को एक ही साथ एक यथार्थ और आदर्श दोनों मान करके चलता है, क्योंकि उसके अनुसार यथार्थ अर्थात जो वस्तुतः आभास या अध्यास होने के कारण अभ्यार्थ ही है और उसके द्वारा ही अभिव्यक्त है। भाषा व्यक्तियों के वाक व्यापार के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, यह हम सब जानते हैं। यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों के वाक व्यापार के माध्यम से स्पष्ट होती है, और जिन व्यक्तियों का जितना और जैसा भी समान संस्कार होता है, वैसा ही उनका परस्पर वाक व्यवहार भी समान होता है। अर्थात जिसकी गति जितनी होगी उसी प्रकार से उसका व्यवहार होगा। परस्पर व्यक्ति वाक व्यापार में अभिव्यक्त एक भाषा की व्याख्या भी स्फोटवाद उसी सिद्धांत से करता है जिस सिद्धांत से
किसी एक व्यक्ति में अभिव्यक्त भाषा या उसके वाक व्यवहार की। साथ ही मानवीय व्यक्ति वाक व्यापार से भिन्न एक भाषा व उसकी स्वतंत्र भाषिक संरचना को ही नहीं, वरन सृष्टि की प्रत्येक नाम रूपधारी पद और पदार्थ को भी एक भाषा या अभिव्यक्ति मानता है, जिसमें मूलतः कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्फोट सर्वत्र एक है। उसके कारण सबकी अर्थवत्ता है। वह जब व्यष्टिगत रूप में रहेगा तो भी है, समष्टिगत रूप में रहेगा तो भी है। आधुनिक पाश्चात्य भाषा विज्ञान, यहां हमें ध्यान देना होगा कि आधुनिक पाश्चात्य भाषा विज्ञान अभी तक भाषा को व्यष्टि और समष्टिगत यथार्थ रूप में ही देख पाया है, मगर भाषा को समस्त सृष्टि के संदर्भ में देखने की कल्पना आधुनिक भाषा विज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि यह अभी अन्य मान्य विज्ञानों की कोड से बाहर नहीं जाना चाहता। परंतु स्फोटवादी दृष्टिकोण यही है कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में स्फोटवाद का वही सिद्धांत है जो उसे अन्य किसी यथार्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वीकृति है। अर्थात यह अभी आधुनिक विज्ञान के परे है। जिस प्रकार स्फोट के आधार पर मानव और उसकी उत्पत्ति का या विकास क्रम की व्याख्या होती है, उसी प्रकार भाषा भी एक यथार्थ है, और उसी प्रकार भाषा और उसके व्यक्ति, पदार्थ या समष्टि पदार्थ दोनों रूपों में विकास क्रमों की व्याख्या भी स्फोट के आधार पर ही की जा सकती है। उसके विकास क्रम की व्याख्या स्फोट के आधार पर ही की जा सकती है, क्योंकि स्फोट जहां समस्त सृष्टि का आत्म तत्व है, वो भाषा से भी जो अभिव्यक्त होता है या जो अभिव्यक्त हो पाता है या जो अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, उसे भी हम स्पोर्ट्स के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। ये महत्व है और इस यहां पहुंचना है हमें। अभी हमारा जो चिंतन है आधुनिक चिंतन भाषा विज्ञान का, वह इसे पकड़ नहीं पाया है, वहां तक पहुंच नहीं पाया है। इस बात को मैं फिर से दोहरा देना चाहूंगा, क्योंकि स्फोट जहां समस्त सृष्टि का आत्म तत्व है, वहीं वह भाषा और उसके सभी स्तरों वह कोटियों का ही नहीं, वरन उसके सभी स्वाभाविक या उचित प्रयोग व्यापार का नियामक प्राण तत्व भी है। जैसे पाश्चात्य प्रतीकवाद है, पश्चिम का पाश्चात्य प्रतीकवाद सृष्टि को ही प्रतीक नहीं, अपितु उस सृष्टि का क्रम तथा उपादान भी प्रतीकात्मक मानता है। उसी प्रकार स्फोटवाद भी सारी सृष्टि को
सारी सृष्टि के उद्भेद को स्फोट रूप ही मानता है तथा स्फोट को ही उसका कारण मानता है। उसका कारण तथा सत कार्यवादी होने से कार्य कारण में अनन्यत्व स्वीकार करने के कारण सृष्टि के कार्य व्यापार या उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति को मानता है। पाश्चात्य भाषा विज्ञान अभी तक भाषा को व्यष्टि और समष्टिगत यथार्थ के रूप में देख पाया है, इस रूप में नहीं देख पाया है जिस रूप में हमारे भारतीय चिंतकों ने स्फोट के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति की है। यही स्फोट शब्द हमें भाषिक विश्लेषण का, भाषिक नहीं भाषीय विश्लेषण का, भाषिक शब्द अशुद्ध है, भाषा से एक प्रत्यय नहीं लगेगा, भाषा में भाषिक नहीं बनेगा, भाषीय बनेगा। तो भाषी विश्लेषण में समग्रता भाषी विश्लेषण में भाषीय कहा बने, भाषीय विश्लेषण में यह स्फोट हमारा सहायक होता है, हमारा आधार बनता है। तो यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रतीक के समान स्फोट भी सदा सार्थक ही होता है। चिन्ह के समान प्रतीक और स्फोट कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए स्फोटवाद ने तो स्पष्टतः शब्द और अर्थ को ही नहीं वरन उसके परस्पर समन्वय को भी नित्य माना है। शब्द अर्थ को में हम नित्य मानते हैं। ये कह रहा है कि उसका जो समन्वय होता है, जो बीच की कड़ी है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, तो स्फोटवाद कहता है कि जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, वह भी नित्य है। परंतु पाश्चात्य प्रतीकवाद के अनुसार प्रतीक में अर्थ संदर्भ से ही आते हैं तथा सहज ऐतिहासिक और सामाजिक स्तरों पर निष्पन्न होते हैं। साथ ही प्रतीकार्थ उसके संबंध को उस अर्थ में नित्य नहीं मानते जिस अर्थ में स्फोटवादी शब्द और अर्थ और उसके संबंध को नित्य मानते हैं। ये अंतर है स्फोट और पश्चिम के प्रतीकवाद में। मतलब पश्चिम का स्फोटवाद प्रतीकवाद उसकी तुलना में नहीं है। आशय यह है कि यद्यपि पाश्चात्य प्रतीकवाद तथा भारतीय स्फोटवाद में क्रमशः प्रतीक और स्फोट विषयक विचारों में कुछ साम्य है, परंतु उन्हें एक सा नहीं कहा जा सकता। यह भेद उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता पर है, सामर्थ्य पर है। स्फोटवाद के अनुसार पूर्व और वर्तमान जन्मों के संस्कार के परिपाक के रूप में विवक्षा के तात्कालिक कारण से मानवीय कंठ से जो ध्वनि रूप में यथार्थ अभिव्यक्त होता है तथा जो श्रोता द्वारा श्रुत रूप में गृहीत होकर सुश्रुपा आदि के क्रम में प्रतीत होता है, वही भाषा है जिसका मूल केंद्र बिंदु, इस बिंदु की हमने चर्चा वहां की 5 तत्वों के आधार पर, उसे बिंदु या वाक्य माना गया है। यही वाक्य है जो हमारा शास्त्री बन गया है, भर्तृहरि का वाक्पदीयम।
वाक्य उक्ति का शास्त्रीय पर्याय है। उक्ति माने कथन, शास्त्रीय पर्याय है। इसीलिए हमारे यहाँ या अन्य पश्चिम में भी वाक्य वाक्यपदीयम, वाक्य को भाषा की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। भारतीय ने वाक्य को उसी प्रकार उपचार से अनेक स्थानों पर शब्द भी कहा है, मतलब वाक्य ही शब्द है। जिस प्रकार स्फोट और अर्थ आदि को शब्द कहा है, परंतु भाषा की मौलिक इकाई के रूप में वाक्य ही मान्य है तथा उसकी अभिव्यक्ति उसके अर्थ और रूप के दो तत्वों के माध्यम से मानी जाती है। इसी प्रकार शास्त्र व्यवहार के लिए जब वाक्य का उपखंडों में विश्लेषण किया जाता है, तब भी उक्त अर्थ रूप का द्वैत बना रहता है तथा पूर्व को पर का मूल या कारण माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि स्फोटवाद के अनुसार जब वाक्य का विश्लेषण आदि पदों या वर्णों में किया जाता है, तब प्रत्येक पद वर्ण के रूप में और अर्थ के द्वैत को स्वीकार किया जाता है तथा द्वैत के उक्त दोनों तत्वों में वाच्यवाचक, प्रकाश्य प्रकाशक या प्रतीति प्रत्यायक रूप संबंध माना जाता है। जैसे जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। स्फोटवाद के अनुसार भाषा का मौलिक रूप अब हम निष्पत्ति पर पहुंच रहे हैं। स्फोटवाद के अनुसार भाषा का मौलिक रूप शुद्ध ज्योतिर्मय प्रतिबिंबग्राही, एक प्रतिबिंब प्रकट होता है उससे। ज्योतिर्मय क्या है? ज्योतिर्मय, प्रतिबिंबग्राही, आनंदमय, ज्ञानमय, बुद्धिमय, चैतन्य रूप स्फोट है। हम किस निष्कर्ष पहुंच रहे हैं कि इसके द्वारा स्फोटवाद के अनुसार भाषा का जो मौलिक रूप है वो क्या है? शुद्ध ज्योतिर्मय, प्रतिबिंबग्राही, आनंदमय, ज्ञानमय, शुद्धमय और चैतन्य रूप, यही स्फोट है, जिसकी विवर्तित अहम या व्यक्ति चित्त रूप वक्ता की बुद्धि, मन, प्राण और वायु के माध्यम से ध्वनि रूप में परिणित होता है और यह ध्वनि उपलक्षणों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तात्पर्य यह कि मूल वाक या परावाक का अहंकार तक विकास विवर्त रूप में होता है। इसे कहा ना उन्होंने, विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। पर्शियन ने कहा विकास विवर्त रूप में होता तथा उस सीमा तक स्फोट अव्यक्त रहता है, परंतु वह विवक्षित प्रेरित होकर व्यक्त नाद के रूप में होता है। तो बुद्धि से प्रारंभ होकर मन और प्राण वायु के माध्यम से परिणाम और परिमाण रूप में व्यक्त होता है। ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत वाक्पदीयम में भर्तृहरि के द्वारा हमें व्यक्त मिलता है। अव्यक्त वाक की परिणति और परिमिति
अव्यक्ति रूप में भाषा के स्फोट के प्राणवायु के प्रधान और निकटतम होने के कारण, वही प्रधान है और वही उसके ठीक निकट का घट है, उसकी अभिव्यक्ति के का वाह्य रूप प्रधानतः ध्वनिक होता है, फोनिमिक होता है, जो श्रोतेंद्रियों का धर्म और आकाश का गुण होता है। इसे हमने जब उसकी नित्यता की बात करते हैं तब कहते हैं शब्दों अंबर गुण आदि, वो वही संकेत है स्फोट का ही। प्राणवायु का द्रव्याभिघात, प्राणवायु द्वारा जब किसी द्रव्य पर पदार्थ का अभिघात होता है, अर्थात वायु में जब स्थान और करण के संघात से, स्थान माने उस जैसे उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, करण जिसके माध्यम से होता है उच्चारण, तो प्राणवायु का द्रव्याभिघात, उस पर अभिघात, अर्थात वायु में जब स्थान और करण के संघात से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी में अव्यक्त बौद्ध शब्द माने वह शब्द जो हमारे बोध में आता है, हमारे अनुभव में आता है, हमारी मानसिक सृष्टि का विषय बनता है, जिसे हम अभिव्यक्त करते हैं, वही आगे चल करके नाद, घोष, श्वास के रूप में परिणित होकर ह्रस्व दीर्घ आदि रूप में परिमित होकर के, सीमित होकर के, बंध करके, आकारित होकर के अव्यक्त रूप में भाषा के स्फोट के प्राणवायु के प्रधान और निकटतम होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति का बाह्य रूप जो है, जो उसका बाहरी घटक है प्रधानतः, वह वही ही स्वनिमिक होता है, वो फोनिमिक होता है, ध्वनिक होता है, जो श्रोत्रेंद्रियों के धर्म और आकाश का गुण माना जाता है। प्राणवायु का द्रव्याभिघात से ही उसकी निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से वैयाकरणों ने स्फोट तथा वर्ण, पद, शब्द, इन सब को लेते हुए यह वाक्य को भाषीय कोटियों के अर्थ में एक तत्त स्तर पर तदस्फोट माना, जैसे वर्ण स्फोट, शब्द स्फोट, पद स्फोट, यह संज्ञा दे दी है। और पूर्णतः अंतिम तत्व जो वाक्पदीयम के ब्रह्म कांड के 50वें श्लोक में, 50वीं कारिका में, वहां श्लोकों कारिका कहा गया, 50वीं कारिका में कहा गया है कि नादैराहितो योजा नामन्तेन ध्वनिना सह आवृत्ति परिपाकायाम बुद्धौ शब्दो अवधार्यते। इसमें उल्लेखनीय यह है कि यद्यपि नाकेश और भट्टोजी दीक्षित ने वर्ण, पद, वाक्य आदि व्याकरणिक कोटियों के समानांतर तत्त स्फोट माने हैं, वह नाद स्फोट, वर्ण स्फोट, वाक्य स्फोट, ये सब माना है। परंतु ये सब भेदोपभेद शास्त्र चर्चा के लिए ही है। अंततः वाक्य तो अखंड है भर्तियर के अनुसार,
कर है शास्त्र चर्चा के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए उसको व्याकृत कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, वर्ण स्फोट, शब्द स्फोट आदि आदि। मगर वह वस्तुतः है अखंड, और अखंड रूप में ही, अक्रम रूप में ही वैयाकरणों ने इसे मान्य किया है। इसका एकदम निचोड़ जो है व्यक्त किया उन्होंने ब्रह्म कांड के 71 और 73वीं जो कारिका है उसमें इसका स्पष्ट निचोड़ भरतियर देते हैं, और वहां लिखते हैं पदे भेदेपि, पदे पद, पदे पदे भेदेपि वर्णानां मेकत्वन्न निवर्तते, वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेषु अनुपलभ्यते, तद्वर्णं व्यतिरेकेण पदमन्यत्र विद्यते विद्यते, वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन, पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च, वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। इससे स्पष्ट होता है कि वाक व्यापार के प्रारंभ से लेकर वक्ता श्रोता से स्वतंत्र एक भाषा रूप व प्रयोग की व्याख्या तक में स्फोट तत्व अनुस्यूत है। अर्थात स्फोटवाद में स्फोट शब्द का प्रयोग यद्यप विविध स्तरों पर विविध अर्थों में हुआ है, परंतु वह एक ऐसा शब्द है जो अपने एक मौलिक आशय के साथ स्फोटवाद के आध्यात्मिक तत्व दर्शन से लेकर सामान्य मानवीय भाषा के विश्लेषण तक में मिलता है। इसीलिए स्फोटवाद शब्द के द्वारा ही प्राचीन वैयाकरणों के समस्त तत्व दर्शन को अभिहित किया जाता है। स्फोटवाद में भाषा दर्शन के अध्ययन के लिए स्फोट शब्द की आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक भाषिक परिभाषा प्राचीन साहित्य के अध्ययन के आधार पर दी जा सकती है तथा उसी के अनुसार भाषा विश्लेषण के पद्धति की भी खोज की जा सकती है, जिसकी आज आवश्यकता है और जो आज की चर्चा का उद्देश्य भी है। परंतु अभी तक स्फोटवाद आधुनिक विचारकों की दृष्टि से पर्याप्त दूर है तथा उनके विषय में अनेक भ्रामक धारणाएं हैं जिनका निरसन आधुनिक दृष्टि से प्राचीन साहित्य के गंभीर अध्ययन और तात्विक बोध के आधार पर ही किया जा सकता है। अर्थात स्फोट दर्शन के आधार पर हम शब्द, अर्थ, भाषिक अभिव्यक्ति आदि का तात्विक विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए अभी तक हमारे भारतीय चिंतन में और पाश्चात्य चिंतन में भी यहाँ तक की पूरी यात्रा करने की आवश्यकता है। जो ये तत्व स्फोटवाद के हमारे सामने आज उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से हम भाषा के विश्लेषण की नई पद्धतियों की खोज कर सकते हैं। यह हजारों वर्षों का
जो भारतीय चिंतन है वो आज भी भाषा विश्लेषण का एक मानक आधार, एक मानक मानदंड, एक मानक व्यापक साचा बन सकता है। इसकी खोज हमें निरंतर अपने इन्हीं प्राचीन ग्रंथों के आधार पर करनी चाहिए, करने की आवश्यकता भी है। आज मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। विषय थोड़ा गंभीर था। मैंने प्रयास किया कि सरल से सरल शब्दों में कहूं, परंतु कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जिन्हें छोड़ करके कुछ कहना संभव नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि आपने उसे चूंकि ध्यान से सुना है तो जरूर आपकी अनुभूति का विषय बन पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जैसा कि आपने कहा, आपने बड़ी स्पष्टता से यह सिद्ध किया कि स्फोटवाद समस्त सृष्टि का आत्म तत्व है। जहाँ पाश्चात्य भाषा विज्ञान केवल समष्टि और व्यष्टि के द्वंद्व में उलझा है, वहीं आपने हमें उस ज्योतिर्मय और आनंदमय भाषा के दर्शन कराए हैं जो साक्षात ज्ञान का स्वरूप है। शब्द और अर्थ और उनके अदृश्य समन्वय की यह व्याख्या हमारे इस भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को एक आध्यात्मिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान करती है। आपका अनंत आभार। आपके उद्बोधन ने आज हमारे मानस पटल पर ज्ञान का वह स्फोट किया है जिसने शब्द और अर्थ के द्वैत को मिटाकर हमें शब्द ब्रह्म के साक्षात्कार कराए हैं। आपके प्रति कृतज्ञता स्थापित करते हुए ये पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। शब्द की ज्योति से निज बोध को जगाया है आपने, अर्थ के अंतस का हर द्वार दिखाया है आपने। जहाँ पाश्चात्य दृष्टि की सीमाएं ठहर जाती हैं, सृष्टि के उस आत्म तत्व से मिलाया है आपने। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। आपकी वाणी की सुचिता और ज्ञान की प्रखरता सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद रूपा जी, बहुत अच्छा संचालन किया आपने। और कोई प्रश्न हो पूछे। आचार्य जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और हम श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हैं। धन्यवाद। और विशेषकर भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में वैसे जो मूल क्रम में हम के रूप में भारतीय भाषा उसी समय 2014 में जब ये पाठ्यक्रम पूरा पाठ्यक्रम मैंने तय किया क्या क्या इनको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, उसी समय तय किया था कि भारतीय भाषा चिंतन पर पहले थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके फिर हमारे तमाम शिक्षार्थी आगे बढ़ेंगे। और उस दृष्टि चेतना को लगातार आचार्य जी बढ़ा रहे हैं और इतनी तन्मयता और पूर्वक वे अध्ययन करके और उनके 5 दशकों के अध्ययन सार को फिर से अद्यतन करते हुए वे हमारे तमाम शिक्षार्थियों को प्रेरित कर रहे हैं। और रूपा जी ने तो पूरा का पूरा आपके ज्ञान स्फोट जो शब्द प्रयोग किया उन्होंने, ज्ञान का स्फोट जो है, निश्चित रूप से मैं उससे एकीकृत होता हूं और उनके वचनों से मैं सहमत हूं। और आचार्य जी के प्रति हम श्रद्धा है और मेरा आग्रह है जो योजना हमने बनाई थी उसकी प्रगति दोनों तरफ, मतलब आचार्य जी 2 व्याख्यान जो दे रहे हैं, एक पूर्णमासी के दिन और एक अंतिम शनिवार के दिन, इन दोनों के व्याख्यानों का लिपिबद्ध करना आवश्यक है। इस पर चिंता हमें जताई थी कि और शुरू भी करने के लिए कहा था। और उमेश जी एक बार फिर से हमारे तमाम मित्रों से कहें इसमें विशेषकर स्फोटवाद पर तो पिछली बार जब आचार्य जी ने पहला व्याख्यान दिया था
उस समय ही हमने बात की थी और पिछले दिनों में फिर इस बार मासिक भी रह गया। तो एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए और हाँ कि जो भी हैं, मित्र भी पूछेंगे आचार्य जी। उमेश जी जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। मैं दोनों आचार्यों के प्रति, आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के प्रति और हितग्राहियों से आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार आप लोगों के मार्गदर्शन में हम इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर, जो कहीं ना कहीं स्फोटवाद आज आज की जो भावी पीढ़ी है, जो भाषा विज्ञान, लेकिन आज इस पटल के माध्यम से यह जो किसी भी विषय का देता हूं या देता नहीं भी कर रहे हैं, कई सर्विस में हैं, तो वो भी आज सीख पा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं सर। मैं चाहूंगा, चूंकि हमेशा हमारे इस पटल हम उनके प्रश्नों का सम्मान करते हैं और हमेशा उनको भरपूर समय देते हैं। थोड़ी सी आज समय की कमी है, किसी ऑन करके अपने को अनम्यूट करके अपने प्रश्न को शालीनता पूर्वक रखें। एक प्रश्न है, जब तक आप लोग सोचे अपने प्रश्न को, तब तक मैं आचार्य जी के समक्ष एक प्रश्न डॉक्टर हेमा जोशी महोदया ने चैट बॉक्स में किया था। जब हम भाषिक संरचना कहते हैं तो क्या भाषिक शब्द अशुद्ध है? हाँ, भाषिक शब्द अशुद्ध है। भाषा में एक प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, पारिभाषिक तो बनता है, परिभाषा में है, इसलिए भाषीय कहना चाहिए। भाषीय, भाषा से संबंधित। ये बात नमस्कार पहले भी आ चुकी है, पिछले बार भी किसी ने पूछा था। हाँ हेमा जी बोलिए। हेमा मैम कुछ कहना चाह रही हैं? आप कहें, आप आचार्य जी से सीधे कहें। जी 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 सबसे पहले तो मेरा अपना परिचय भी देते जाइए, कहाँ से हैं? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर हेमा जोशी है। मैं अभी पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो अच्छा। जी सादर नमस्कार सर। और जी नमस्कार। जी, और आदरणीय डॉक्टर जयशंकर बाबू सर को भी मेरा नमस्कार, आदरणीय उमेश जी को भी मेरा नमस्कार। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। तो सर वही है कि भाषिक संरचना शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। तो जब आपने बोला कि भाषाई जो है वो चल एक गया, प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, हिंदी में चल गया है, वो शब्द बनता नहीं। व्याकरण दृष्टि इसमें एक प्रत्यय नहीं लगेगा, भाषिक नहीं बनेगा, भाषीय होगा। भाषा, यहाँ तक कि जो कहते भाषाई, तो भाषाई भी गलत है, भाषीय है केवल। भाषी बने भाषा से संबंधित। तो भाषा में आई कैसे लगेगा, भाषिक में कैसे लगेगा? अब वो चल पड़ा है, चल जाए तो बिना, हम लोगों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। जी जी जी। तो सर बहुत एक नवीन जानकारी है, नहीं तो हम लोग तो भाषा संरचना शब्द का प्रयोग, बहुत भाषिक शब्द का प्रयोग बहुत बार करते हैं। तो सर बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, आपने इतना सारा गर्वित और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। तो बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका भी आभार। और हमारे कोई श्रोता अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं, रखना चाहते हैं आचार्य जी के समक्ष, तो एक दो लोगों का प्रश्न कृपया आप अपने प्रश्न को रखें। क्या विषय संबंधित किसी का प्रश्न है? मुझे लगता है चूंकि आचार्य जी ने व्याख्यान है और इतना सहज और आचार्य जी अपने व्याख्यान के उपरांत जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपने व्याख्यान के दौरान, उसको बहुत ही सरल और सहज भाव से प्रकट करें। लेकिन भाषा विज्ञान के कुछ शब्द ऐसे क्लिष्ट होते हैं, फिर भी सर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न है। अगर किसी का कोई अभी भी प्रश्न नहीं, तो फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हेलो सर। जी स्वागत है सर। आप अपने प्रश्न को रखें। जी सर मेरा प्रश्न है कि भाषा विज्ञान
और जो भाषा विज्ञान होता है और जो हम भाषा सीखते हैं, उन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? देखिए, पहले तो भाषा विज्ञान नहीं है, भाषा विज्ञान है। स और श का अंतर है, दंत स और मूर्धन्य स। ठीक है ना? जी सर। तो जी मूर्धन्य स सर। तो थोड़ा सा बोलना कठिन है, तो कल को उसको तालव्य की तरह तो बोले, तालव्य से थोड़ा ऊपर ले जा सके तो ज्यादा ठीक है। भाषा, भाषा, भाषा नहीं। तो भाषा सीखना और भाषा का विज्ञान, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मगर भाषा विज्ञान हमारी सहायता करता है भाषा सीखने में, क्योंकि भाषा विज्ञान के माध्यम से हम भाषा की संरचना पर विचार करते हैं। जब हम भाषा की संरचना जान लेते हैं तो भाषा को सीखने में हमें सुविधा होती है, वो सहायक है। ठीक है ना? दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है ना? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। एक प्रश्न आज की संचालिका महोदया ने चैट बॉक्स में लिखा है सर, आचार्य जी, भाषा के मौलिक रूप को ज्योतिर्मय और आनंदमय आपने अपने व्याख्यान के द्वारा बनाया है। क्या मशीन आधारित भाषा प्रौद्योगिकी कभी इस आनंदमय तत्व को ग्रहण कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। वो तो भाई जो हम ग्रहण करा देंगे उसको वो करेगी ग्रहण। जो क्या उसके लिए क्या असंभव है? ग्रहण कराने वाले तो हम ही है ना, मानव मस्तिष्क ही तो है। बिल्कुल सर, लेकिन अभी भी का टक्कर दे रहे हैं हर क्षेत्र में, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं चूंकि आज अब वो जो पार्टिकल बनाना, उसको पार्टिकल बनाने में अभी लगे तो हैं वैज्ञानिक, जी कि वो जो जो जीव तत्व है जिसे आत्म तत्व कहते हैं, वो कैसे उसका निर्माण हो, वो अभी नहीं बन पाया। उसमें उसके भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुनिया में, कई देशों में। मगर हो सकता है संभव, जब हम यहाँ तक यात्रा करके आए, ये जो हम अभी कर रहे हैं कृत्रिम मेधा के माध्यम से, ये 10 साल पहले हमने नहीं सोचा था। तो आज जो रूपा जी के प्रश्न है, हो सकता है 10-20 साल बाद ये हल हो जाए। बिल्कुल सर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जब हम चाहे कृत्रिम मेधा की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें, तो कुछ चीजें ऐसी हैं भावों की अभिव्यक्ति। अब देखिए, वो तो नहीं हो सकता, उतना तो जी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि फिर अंतर क्या रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, देखिए, हमारे द्वारा बनाई जो मशीन है और भगवान के द्वारा जो बनाई मशीन है, उसमें अंतर है। हमें कैसे सही सब जो वर्षों पहले याद किया हुआ कैसे हमारे कंप्यूटर में रहता है और समय पाकर अभिव्यक्त हो जाता है, इसकी कैसी कल्पना करेंगे आप सोचिए कभी। तो हम भी कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं कि सब आता कहाँ से है। तो मैं तो केवल इतना ही मानकर संतोष कर लेता हूं कि मैं प्रारंभ में जिस ईश्वर तत्व का स्मरण करता हूं और वक्ताओं का स्मरण करता हूं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और वे भी वही हैं जिनका मैंने स्मरण किया अपनी वंदना में, अपने प्रारंभ में। तो उन्हीं के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो पाता है, मेरा अपना ये विश्वास है। तो ये है, तो आता है, जी उन्हीं जी कृपा से आता है। सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें आपने, महत्वपूर्ण और सारगर्भित बातें कही है। क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का समय है, और हम प्रत्येक बुधवार को जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला होती है वो तकनीकी विषयों पर होती है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में कसक थी, आदरणीय जयशंकर बाबू सर के भी दिमाग में थी। कहीं ना कहीं हम तकनीकी के चक्कर में हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिस पर हमें गर्व और फक्र करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम चला रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी भारतीय
शिक्षा परंपरा में या भारतीय ज्ञान में जो बातें कही गई हैं उनको आत्मसात करते हुए तकनीकी चेतना विकसित करें। क्योंकि आज वर्तमान समय पे मैं 2-3 मॉडल का नाम बताऊंगा आप लोगों के समक्ष, चूंकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये कार्यशाला चल रही है। आज जैसे हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते हैं, ऑफिस के जो भी पैकेज यूज करते हैं, आज ऐसे एआई के माध्यम से ही ऐसे प्रोटोकॉल्स, उनको केवल कमांड दे दीजिए, जैसे आदमी को आज ऐसे एआई के माध्यम से कई सारे प्रोटोकॉल्स सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं कि अब आदमी की जरूरत नहीं है। वो एप्लीकेशन का जिक्र करना चाहूंगा जो क्लाउड बेस्ड वाला है, जिसको हम एमसीपी कहते हैं, मॉडल है। तो ये सब ऐसे हैं, कहीं ना कहीं हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी भविष्य जो कुछ नौकरियां बची खुची हैं उसको भी संकट में डाल दे। तो बस जो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम इन तमाम ज्ञान श्रृंखलाओं के साथ साथ अपनी तकनीकी चेतना को भी विकसित कर सके, समय के अनुकूल अपने आप को ढालते चले। उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला की इतनी कुशल और आनंदमयी संचालन, मंत्र मुग्ध कर देने वाले संचालन सुश्री रूपा कुमारी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय दोनों प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाए, तो उनके अंदर उत्साहवर्धन कर सके और कार्यक्रमों के प्रति उन्हें उत्प्रेरित भी कर सके। तो एक बार पुनः सुश्री रूपा कुमारी जो छात्रा हैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इतने सुंदर संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि लगातार आप हमारे पटल से जुड़कर हमारा इसमें सहयोग कर रही हैं। साथियों, हमने चैट बॉक्स में आप सभी से आग्रह किया था कि चूंकि बाबू सर ने एक मुहिम चलाई, कार्यक्रम हो चाहे शनिवार का या तो पूर्णवासी के दिन जो हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी सृजनात्मकता बनी रहे और आप लोग हमारे कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रेषित करना चाहते हैं, तो हमने चैट बॉक्स में ईमेल आईडी उपलब्ध कराया है। जो लोग अपना रिपोर्ट प्रेषित करना चाहते हैं कल 12 बजे तक करें। उसमें जब से सबसे उत्कृष्ट जिनका रिपोर्ट रहता है उसको हम प्रकाशित भी करवाने का प्रयास करते हैं और साथ ही उनको इस आभासी पटल से पुरस्कृत भी करते हैं प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो आप लोग इस रिपोर्ट को, जो आचार्य जी ने आज महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उनके मूल बिंदुओं को आप लिखते हुए YouTube पर भी उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए इसको कभी भी कहीं से भी आप अब मैं आप लोगों को, जो हमारे आभासी श्रोता जुड़े हुए, मैं आप सभी को प्रतिभाग प्रमाण पत्र का लिंक चैट बॉक्स में उपलब्ध कराऊं उससे पहले मेरी एक जिज्ञासा है, हमसे रखना चाहूंगा। आए जिस ज्ञान के लिए आप सभी आभासी श्रोता क्या जा रहे हैं उस तत्व को लिए, पूछ रहा है अलग का मन, पूछ प्रतिक्रिया अपनी रिपोर्ट के साथ। तो मैं इसी के साथ पुष्टि प्रमाण पत्र है उसका लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है। हमारे जितने श्रोता जुड़े हुए हैं ध्यान दें, आप लोगों को प्रमाण पत्र का लिंक कहीं दूसरी जगह से नहीं दिया जाएगा। बार बार आप लोग मेल करते हैं, फोन करते हैं कि हमें प्रतिभागिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। तो प्रतिभागिता प्रमाण पत्र के लिए आपको फीडबैक फॉर्म भरना जरूरी है, अनिवार्य है। जब तक फीडबैक फॉर्म आप नहीं भरेंगे, है प्रतिभागिता प्रमाण पत्र आपके ईमेल पर आ जाएगी। अजय पोद्दार जी, मैंने अभी जो लिंक दिया है वही फीडबैक फॉर्म का लिंक है। अगर हाइपर लिंक के रूप में आ रहा है तो इस पर क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म हमारे तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे तमाम सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसमें हमारे तमाम व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे आसानी से जुड़ जाएं। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो बाबू सर ने अपने अध्यक्षीय भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भाषा
हम तमाम कार्यक्रम जो चला रहे हैं, जिम्मेदारियां दी गई थी उसके 10 वॉलंटरी मतलब आगे आकर उस जिम्मेदारियों को ली थी कि हम इसको लिखित रूप में उसको लिपिबद्ध करके आप तक पहुंचाएंगे। तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, मेरे पास वर्तमान जिनको जिम्मेदारी दी गई थी 1 महीना होने को है, जल्दी आप उसको लिपिबद्ध करें और हमारे तक पहुंचाएं। साथ में अपना फोटो, अपना नाम, पद नाम, अगर आप कार्यरत हैं तो पद नाम लिख दें, अगर कार्यरत नहीं है, अध्येता है, शोधार्थी हैं, तो आप अपना वो लिख दें। और उसके बाद विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्था का जो भी नाम लिखना है आप लिखकर हमारे तक प्रेषित करें। उसके बाद उसका हम लोग पुनरीक्षण करेंगे, वेटिंग करेंगे और उसके बाद हम उसको लिपिबद्ध करके उसको प्रकाशित करने का हम लोग जो भारतीय शब्द यात्रा पर जो श्रृंखला चल रही है, आचार्य जी के जो प्राथमिक व्याख्यान है उसको लिपिबद्ध मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ, रूप मैं देने का प्रयास करूंगा। तो यह महत्वपूर्ण काम मैं खुद कर रहा हूँ। बाकी जो हमारी दूसरी श्रृंखला चल रही है, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग उसको लिपिबद्ध करें और को भी लिपिबद्ध करने का जो लोग वॉलंटियर रहेंगे, जो चाहेंगे कि हम लिपिबद्ध करें, और उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और आगे चल के किसी भौतिक कार्यक्रम जो हमारे किए जाएंगे उसमें आप लोगों को कुछ इस संबंध में पुरस्कृत भी किया जा सकता है। किया जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, किया जा सकता है। हम प्रपोजल दे सकते हैं आदरणीय आचार्य जियों को। तो एक बार पुनः आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं आपको बता दूं पाठ्यक्रम से संबंधित, चूंकि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह अनुष्ठान, यह ज्ञान अनुष्ठान हम चला रहे हैं। आप सभी जब लॉगिन कर रहे होंगे जो अध्येता हैं, तो आप 11वें पाठ का अध्ययन, वीडियो, पाठ्य सामग्री और असाइनमेंट आप आसानी से प्राप्त कर पा रहे होंगे। पिछली हमारी जो बुधवारी कार्यक्रम था, दिखाया था कि आप कैसे लॉगिन करते हुए आप अपने वीडियो को सुन सकते हैं, पाठ, उसके अलावा असाइनमेंट आसानी से जमा कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ में 10-10 प्रश्न असाइनमेंट के दिए गए हैं। 15 पाठ का करना है। 11वां पाठ अभी लाइव चल रहा है। इसके बाद 4 और सप्ताह में आने वाले 4 सप्ताह कार्यक्रम फिर आपका पूरा हो जाएगा। मई महीने में, अप्रैल महीना आने वाला है, 2-3 दिन में अप्रैल महीने की शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल महीने के अंत में और मई महीने में हम लोग 2 आभासी संगोष्ठी आयोजित करेंगे, जिसमें आप सभी को समय दिया जाएगा विभिन्न तकनीकी विषयों पर। आप इसकी सूचना भी हमने उस समय दी थी और इसकी लिखित जानकारी जो है वो जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। जो लोग प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छे प्रमाण पत्र के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों को, कभी भी आप उसको सुन सकते हैं और उसमें जो त्रुटियां हैं आगे उन त्रुटियों को परिपक्व भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है, जो लोग इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं, यह सब पूर्णतः निःशुल्क किया जा रहा है। इसके लिए 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, न तो 1 रुपए चार्ज है। आप लोगों को प्रमाण पत्र भी निःशुल्क दिया जाएगा, आपको शोध पत्र का वाचन भी निःशुल्क कराया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा 18 जून को है आप लोगों की, 10 से 1 बजे तक परीक्षा होगी। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। कि हो सके इसके लिए प्रत्येक शनिवार को हम लोग आयोजित कराते हैं। प्रथम पाठ का जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है वह पिछले सप्ताह हम लोग शनिवार को आयोजित करा चुके हैं। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जब आप प्रतिपुष्टि फॉर्म भरेंगे तो आपको टेलीग्राम का भी लिंक उसमें दिया गया है, आप आसानी से उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप स्क्रॉल करके पुराने जो चैट्स हैं अपने टाइम में अटेंड कर सकते हैं, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि आज शनिवार थी और आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता नहीं आयोजित किए। हमेशा हर माह में हम 3 बार आयोजित कराएंगे, 3 या 4 बार सप्ताह के हिसाब से हम लोग आयोजित करवाएंगे। जिस दिन आचार्य जी का व्याख्यान रहेगा उस दिन हम लोग नहीं करवा पाएंगे। तो आप लोग थोड़ी सी सक्रियता बरकरार रखिए और इस पटल के माध्यम से जो भी ज्ञान दान दिया जा रहा है, निःशुल्क ज्ञान दान दिया जा रहा है, उसके माध्यम से आप अपने आप को उस तरफ तो आचार्य जी का एक बार पुनः, मैं देख पा रहा हूं कि काफी लोग अभी भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आचार्य जी यह वो लोग होते हैं जो केवल प्रमाण पत्र के लिए आते हैं कि अंतिम क्षण में जुड़ेंगे, 5 मिनट में जुड़ के और प्रमाण पत्र ले लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं। आप सोचिए सर, मुझे मैं आपके कार्यक्रम में 2 घंटे तक
ना जुड़े या लास्ट में जुड़कर प्रमाण पत्र लेके और उसके बाद बच्चों की तरह चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो तुमने 2 घंटे वहां समय बर्बाद किया, मैं 5 मिनट में जुड़ के प्रमाण पत्र ले लिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आचार्य जी जो 40 साल का जो चिंतन आपके सामने लाइव रखे हैं, वो से पाएंगे। तो यही चीज सीखने की जरूरत है। केवल प्रमाण पत्र के लिए इस पटल पर न जुड़े। आप अगर पटल पर आए, इसीलिए मैंने 2 लाइन लिखी थी अभी आचार्य जी जब व्याख्यान दे रहे थे कि आप इस पटल पर जब आ रहे हैं तो आप प्रयास करें उस ज्ञान की ज्योति, उस ज्ञान तत्व को लेकर जाएं जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर को और अधिक पुरस्कृत कर सकते हैं, उसको और उज्जवल बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कार्यक्रम का समापन आज की संचालिका रूपा महोदया करें। अपने को प्रणाम करते हुए मैं रूपा मैम से आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम को समाप्त करें। जी सर। जी, जब तक कर रहा हूं, चूंकि मैं बदलाव कर दिया है, नहीं तो आप लोग हमेशा जब भी फीडबैक फॉर्म भरें, चूंकि आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आपके प्रमाण पत्र में आएगा। कम से कम आप अपना नाम, जो आपका मानक नाम है, जो आपके प्रमाण पत्र में है, वो नाम दिया करें। अपने संस्था का नाम, यही 2 चीज आपके प्रमाण पत्र में आता है, तो उसको सही से हिंदी भाषा में लिखा करें। और जो जानकारियां हैं वो तो नॉर्मल जानकारियां, ये 2 जानकारियां ठीक से दिया करिए। अभी मैं प्रमाण पत्र की सेटिंग ऐसा करके रखा हूं कि आप 1 या 2 बार भी भर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि आप एक बार अगर प्रमाण पत्र पुष्टि फॉर्म भर दिए तो दोबारा आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि पढ़ के सही जानकारी दें, वही आउटपुट के रूप में आपके प्रमाण पत्र पर अंकित होकर आपके मेल। धन्यवाद। जी, मैं कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ के द्वारा इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम अगली कार्यशाला में आप सभी की उपस्थिति को फिर से प्रणाम करना चाहेंगे और आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। आचार्य जी को नमन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतना सुंदर संचालन के लिए आपका भी विशेष रूप से धन्यवाद, बधाइयां। और दोनों आचार्यों के प्रति मैं श्रद्धापूर्वक अपना आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की सक्रियता को प्रणाम करते हुए सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ आज के इस ज्ञान अनुष्ठान को यहीं पर विराम देता हूं। अगले बुधवार को हम तकनीकी विषय पर फिर से मिलेंगे। कल तक उसकी सूचना आप लोगों को तमाम समूहों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भाषा विज्ञान से ही संबंधित और संस्कृत भाषा संबंधित है, उस पर हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। कई हमारे जिज्ञासु हैं जो जनजातीय भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भाषाएं विलुप्त की तो सरकारी संस्थाओं द्वारा, जैसे मैसूर में है और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो माध्यम से संवर्धित करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, किसी परियोजना अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम हम करवाएं कि आप अपनी विलुप्त होती हुई भाषाओं बोलियों को कैसे संवर्धित कर सकते हैं कि कल के दिन में 100 साल बाद भी हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी उसको कहीं ना कहीं संरक्षित रूप में देखे, तो उनको आभास हो से बात किया करते थे, ये भाषा का उपयोग करते थे। तो अगले बुधवार को हम फिर एक नए तकनीकी विषय पर आप लोगों के साथ इसी पटल पर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सभी को नमस्कार। आज का व्याख्यान बहुत ही अच्छा हुआ।